नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज शुक्ला है और आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड। अक्टूबर का महीना भारतीयों के लिए पश्चाताप का भी महीना होना चाहिए। 1962 में अक्टूबर के इसी महीने में चीन के साथ युद्ध शुरू हुआ था। एक ऐसा युद्ध जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, मगर नेहरू के समाजवादी कल्पना लोक की वजह से देश को बिना किसी तैयारी के एक अंधी जंग में उतरना पड़ा, जिसका नतीजा सिर्फ हार था। नेहरू एंड टीम की वजह से देश हारा, दुनिया भर में थू-थू हुई और जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा भी भारत को गंवाना पड़ा। कई साल बीत गए मगर लोग भूले नहीं, जैसे कल की ही बात हो। हम आगे बढ़े उससे पहले अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखें। बहुत मेहनत की गई है, थोड़ा लंबा है, बहुत सारी चीजें छूटी होंगी, लेकिन जितना है एक्सपीरियंस के फ्रंट पर आप निराश नहीं होंगे। बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार भी साझा करें। मोइनुद्दीन चिश्ती वाले एपिसोड में आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ी, कुछ को जवाब भी दिए। विदेशी राष्ट्रों के प्रति मुट्ठी भर लोगों की भावना को नहीं बदला जा सकता दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका बेहतर जवाब सामाजिक स्तर पर ही दिया जा सकता है। मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट और सेंट्रल एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी भारत में जिस तरह प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसे कुर्सी के लिए लालची नेताओं के जिम्मे छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कृष्ण की नीति अपनाएं, गलत को गलत कहें, लेकिन अगर दुर्योधन नियम की दुहाई दे तो उसकी मत सुने। दुर्योधनों के लिए नियम तोड़ना ही समाज का व्यापक हित है। खैर, आज हम यहां भारत चीन युद्ध पर बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू होकर 21 नवंबर तक चला था। इस युद्ध की पहली वजह थी भारत पर राज करने वाले अंग्रेज, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश, जो भारत चीन सीमा पर अराजकता पैदा कर अपने लिए नए नए औपनिवेशिक मौके तलाश रहे थे। दूसरी वजह चीन का था, या चीन को ले सकते हैं, उसकी साम्राज्यवादी विस्तार की योजना को ले सकते हैं। और तीसरी वजह भाई भतीजावाद की बुनियाद पर खड़ी नेहरू एंड टीम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। और चौथी वजह भारतीय भी थे। क्या उन्हें उस वक्त ये चीजें नजर नहीं आ रही थी भारतीयों को? पहली वजह की बात करें तो अंग्रेजों ने चाय के लिए चीन पर हमला किया था। अंग्रेज चाय लाते थे और वहां अफीम बेचते थे। भारत की आजादी के आसपास ही यानी 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में वाम क्रांति हुई थी। सत्ता तो पलटी, मगर पश्चिम ने दूसरे गुट को समर्थन देकर ताइवान चीन के एक मोर्चे पर अंकुश था, पश्चिम का अंकुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत का हिस्सा काटकर पाकिस्तान बनाया गया था और भारत को घेरने के लिए अभी बांग्लादेश की सरकार गिरा दी गई। चीन आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा देश है और वहां पर पश्चिमी देशों का व्यावसायिक हित था। तिब्बत और अक्साई चीन के जरिए गोरों की दुनिया ने चीन और भारत दोनों को सीमा विवाद में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिशें हमेशा से किए हैं। अक्साई चीन की बाउंड्री अंग्रेजों ने ही निर्धारित की थी, जो झिंजियांग की सीमा के पास था, और यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण में नहीं था। जब चीन का दोबारा यहां कब्जा हो गया, उसने अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया। तिब्बत पर किसी और ने नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही चीन की संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू के ऊपर चीन ने हमला कर दिया? रिश्ते क्यों, कैसे और किसकी वजह से खराब हुए? तो क्या यह माना जाए कि इसकी वजह नेहरू थे? नेहरू ने तो तिब्बत पर चीनी नीति को मान लिया था, लेकिन वह पश्चिमी दुनिया के लिए ठीक नहीं था। पश्चिमी दुनिया उस पर राजी नहीं थी। रूस चीन की वजह से गुटनिरपेक्ष भूमिका अपनाने वाले नेहरू क्या पश्चिमी दबाव की वजह से 1959 में दलाई लामा को शरण देने पर राजी हुए, जिसका नतीजा 3 साल बाद अचानक चीनी हमले के रूप में सामने आया। उस समय चीनी गतिविधियों से साफ है कि दलाई लामा को शरण देने का मतलब एक निश्चित युद्ध ही था। आपने ऐसा कदम उठाया और 3 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ना गोरी दुनिया नतीजों को लेकर के फिक्रमंद थी और ना आप यानी जवाहरलाल नेहरू। यह बड़ा सवाल इसलिए भी है कि उत्तर पूर्व में क्रिश्चियन लैंड बनाने को लेकर चीन और पश्चिमी दुनिया के बीच तब बहुत कुछ चल रहा था। आज भी वहां वही चीजें हूबहू देख सकते हैं। नेहरू ने दलाई लामा को शरण में लेने से पहले ही नॉर्थ ईस्ट के लिए आफस्पा के रूप में एक काला कानून बनाया,
यह वही कानून है जिसे अंग्रेजों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बनाया था। किसके लिए बनाया था? भारतीयों के खिलाफ बनाया था। चीनी सीमा पर हालात खराब थे और आप 3 साल तक गोरे मेहमानों के साथ बिन की धुन पर नाच रहे थे। 62 की जंग में देश को पराजित होना ही था, क्योंकि हमारे इतिहास का एक सबसे कमजोर, आत्ममुग्ध, हिप्पोक्रेट और सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट से ग्रस्त प्रधानमंत्री और उनका कुनबा सत्ता में बैठा था। नेहरू कैसे ग्लोबल लीडर थे समझ नहीं आता, जबकि पटेल पर गांधी ने नेहरू को इसलिए तरजीह दी थी क्योंकि अंग्रेज नेहरू विदेशियों को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते थे पटेल की तुलना में। 62 में ग्लोबल लीडर नेहरू खोखले नजर आते हैं, वे गिड़गिड़ा रहे हैं, वे मिन्नतें कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता की रक्षा की बजाय विदेशी नेताओं, राजनयिकों की औरतों को फ्लर्ट कर रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी की पत्नी और बहन के पीछे भी पड़ गए थे। पहले नेहरू घमंड में इतने चूर दिखते हैं कि कैनेडी को भाव ही नहीं देते। वह परमाणु बम तक देने को तैयार था भारत को। रामचंद्र गुहा पेंगुइन से आई अपनी किताब भारत गांधी के बाद में लिखते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू के 15 साल कार्यकाल में चीन के साथ सीमा युद्ध सबसे बड़ी परिणामजनक नाकामयाबी थी। रामचंद्र गुहा युद्ध के बाद के हालात को लेकर लिखते हैं कि भूमि सुधार, नेहरू की तरफ से केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना और समाज के अलग अलग तबकों के मन में शिकायतों का अंबार था। वामपंथी इतिहासकार ही बता रहे हैं कि जिन सवालों को लेकर जनता अंग्रेजी राज में परेशान थी, वही सवाल नेहरू राज में भी बरकरार थे। लेकिन एक देश बनने की प्रक्रिया की काल्पनिक रूमानियत का सहारा लेकर नेहरू की अयोग्यता, उनके भ्रष्टाचार, उनके भाई भतीजावाद और उनकी भारत विरोधी सोच को ढांपा गया। गुहा ने भी अपनी किताब में यही काम किया है नेहरू के लिए। जंग की दूसरी वजह चीन का साम्राज्यवादी रुख था, जिसे नेहरू जैसा ग्लोबल नेता भी नहीं समझ सका। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया में मगन नेहरू को नजदीक दृष्टि का दोष था। शायद चोलों के इतिहास को उन्होंने ठीक से समझा होता तो 62 की जंग को लेकर के बहुत से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते। झंजियांग हाथ आते ही अक्साई चीन के दावे को माओ खारिज कर चुका था। तिब्बत पर नेहरू चीन के विचार एक जैसे थे। पंचशील का समझौता भी हो चुका था। भारतीय दृष्टिकोण से इसका कोई जवाब नहीं मिलता कि नेहरू आखिर तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को आखिर किस लिए, किन वजहों से स्वीकार कर रहे थे। अगर सीमा के उस पार 10-12 साल से सड़कें आदि बनाकर चीन युद्ध की तैयारियां कर रहा था, तो नेहरू ने उसका जवाब देने के लिए ठोस क्या किए इसका कहीं पता ही नहीं चलता है। लेकिन नेहरू से जुड़ी नाना प्रकार की रूमानी भावुक कहानियां ही मिलती हैं। तीसरी वजह नेहरू और उनके कुनबों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। नेहरू ने अपने आसपास और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगहों पर दोस्तों, रिश्तेदारों और चाटुकार पाखंडियों की एक फौज तैनात कर रखी थी। आजादी के बाद कुछ भी नहीं बदला था। सिर्फ अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल की जगह उनका डिप्लोमेटिक कंट्रोल आ गया था। भारत को एक संविधान जरूर मिला था, जिसका संशोधन कर करके उसे निरर्थक बना दिया गया था। नेहरू और उनके खानदान ने उसे निरर्थक बनाया। आपने थंब पर नेहरू को चूमते हुए जिस महिला का फोटो देखा, वह नेहरू की कोई लेडी माउंटबेटन एपिसोड नहीं है, बल्कि चूमने वाली महिला नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल है। नयनतारा नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी है। नयनतारा की ननद यानी बिमला थापर से ही प्राणनाथ थापर की शादी हुई थी। प्राणनाथ थापर तत्कालीन सेना प्रमुख थे जब जंग हुई थी भारत की चीन के साथ। भारत के महान क्रांतिकारी पत्रकार करण थापर इन्हीं प्राणनाथ थापर के चश्मे चिराग हैं। थापरों का जलियांवाला बाग एपिसोड भी है, कभी बात होगी इस पर। जंग के समय भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे, जिन्हें स्टेट्समैन माना जाता है। वह ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता भी रह चुके थे। मेनन ने लंदन के पैन क्रॉस का बोरो काउंसलर के रूप में भी काम किया। यहीं मेनन की एडविना माउंटबेटन से भी दोस्ती हुई। हो सकता है कि नेहरू और मेनन के बीच एडविना एक अहम कड़ी हो उनके रिश्तों के लिए लिहाज से। लंदन में मेनन ने स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे काम किए। जो भी हो, मेनन नेहरू के बहुत भरोसेमंद थे और नेहरू और उनके परिवार ने वित्त, रक्षा और विदेश के मामलों को हमेशा अपने ही दायरे में रखा। कितने ही राजदूत नेहरू के अपने रिश्तेदार थे।
मेनन कितने खास थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाएं कि वे 62 की जंग तक यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ही थे भारत के। 62 की जंग का ठीकरा भी इन्हीं लोगों पर फोड़ा गया। नेहरू को असल में जवाबदारी के लिए आगे ही नहीं किया गया, उनके प्यादों को शहीद होना पड़ा। शहादत भी कैसी, मेनन भले रक्षा मंत्री ना रहे हों, उन्हें हटा दिया गया बाद में, मगर विदेशी और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में इंदिरा गांधी तक उनकी सलाह लिया करती थी जब वे प्रधानमंत्री बनी। प्राणनाथ थापर तो रिश्तेदार ही थे। 2 साल बाद उन्हें अफगानिस्तान का राजदूत बना करके सम्मानित किया गया। नेहरू और मेनन जिनका जलवा जलाल पूरी दुनिया में बताया गया, उनकी सारी बादशाही चीन से जंग में हवा हो जाती है। एक अमेरिकी सीनेटर था, उसका नाम रसेल था। वह आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू जी को डेमेगॉग मानता था। डेमेगॉग एक तरह से भद्दी राजनीतिक गाली है। नेहरू जैसे नेताओं के लिए आप उसे सभ्य गाली कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा नेता जो जनता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों का फायदा उठाकर समर्थन हासिल करता है बजाय ठोस तर्क या नीतियों के। डेमेगॉग भाषण देते हैं और लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। रसेल असल में जंग के वक्त भारत को हथियार नहीं देना चाहता था। वह मानता था कि भारत को हथियार देने का मतलब है कि आपने चीन के हाथों में अपने हथियार रख दिए। गुहा ने पेज नंबर 423 पर बिल्कुल यही लिखा है। बावजूद कि अमेरिका ने भारत को कुछ हथियार दिए थे, मेरा मानना है कि वह नेहरू के रोने गाने की वजह से हुआ होगा। गोरों को भी लगा होगा कि इससे नेहरू की पोल खुल जाएगी और नेहरू गांधी के सहारे हमने भारत में भविष्य की जो योजनाएं तैयार की हैं वे बेमतलब हो जाएंगी। तो अमेरिका थोड़े से हथियार भारत को देता है, जिससे नेहरू भारत में अपनी कुर्सी बचा पाते हैं कि हमने कोशिशें की, लड़ाई लड़े, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की और हम चीन की धोखेबाजी के चलते हार गए। यानी एक मैं गलत नहीं था, बाकी चीजें मेरे पक्ष में नहीं थी। रसेल ने नेहरू को ठीक से समझकर ही डेमेगॉग कहा होगा। भारत के लोग तो गांधी नेहरू के जादू में इतना मस्त हुए कि बाकी चीजों की तरफ ध्यान ही कब देते, उनके पास समय ही नहीं था। तब तक बहुत सारी चीजें गुड़गोबर हो चुकी थी जब ध्यान देते। दोस्तों, जब चीन ने भारत पर हमला किया था, गेलब्रेथ भारत में अमेरिकी राजदूत था। चीन के हमले के दिन नेहरू और गेलब्रेथ की मुलाकात हुई थी। गेलब्रेथ के हवाले से रामचंद्र गुहा लिखते हैं, मैंने नेहरू को एक थके हुए इंसान के रूप में पाया। उनके चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई थी, वे बुझे बुझे से लग रहे थे और मुझे बहुत खराब लगा। जबकि नेहरू की यह तबीयत उसी दिन सुबह संसद में कुछ और थी। गुहा के मुताबिक चीन पर उसी दिन नेहरू ने चर्चिल जैसा ओजस्वी और ऐतिहासिक भाषण संसद में दिया था। नेहरू एक और उनके चेहरे अन्य। तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी को गेलब्रेथ ने एक चिट्ठी में लिखा। क्या लिखा, इस पर गौर करिए। लेकिन अब निजी और राजनीतिक तौर पर भी उनके लिए, यानी नेहरू के लिए, इस आजादी के महत्व को बरकरार रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनकी उम्र अब उनकी नीतियों पर पुनर्विचार की इजाजत नहीं देती। इस बिंदु पर मैं महसूस करता हूं कि हमें उदार रुख अपनाना चाहिए। कैनेडी ने मशीन गन की 10 लाख गोलियां, 40,000 बारूदी सुरंग, 10,000 मोर्टार भारत को देने की इजाजत दी, लेकिन यह मांग से बहुत कम था जिसके लिए अमेरिकी राजदूत ने पैरवी की थी। आधुनिक भारत के निर्माता और ग्लोबल लीडर नेहरू की दुनिया में यही इज्जत थी। अब कैनेडी ने नेहरू पर दया दिखाई थी या नागालैंड की डील की वजह से हथियार दिए, कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। ये वही नेहरू हैं जिनकी अंग्रेजी भर से संसद के गलियारे में तमाम भारतीय नेता साष्टांग लेट जाते थे। नेहरू को प्रधानमंत्री गांधी ने बनवाया ही था, इसीलिए किसी भी आंदोलन में नेहरू की वैसी अगुवाई नहीं दिखती जैसी मोहनदास गांधी की, सरदार पटेल की या फिर सुभाष चंद्र बोस की रही हो। सच में नेहरू डेमेगॉग की तरह ही नजर आते हैं। परीक्षा की हर घड़ी में उनका फेल होना उन्हें तिकड़मों से बना नेता यानी डेमेगॉग साबित करता है। जबकि रसेल चाहता था कि यह भी भारत को ना मिले, मतलब जो हथियार मिले थे। रसेल के हवाले से रामचंद्र गुहा ने लिखा, उन सीमावर्ती इलाकों से भारतीय अपने आप को अपमानजनक रूप से खदेड़े जाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है, जो उनका मजबूत सुरक्षात्मक किला हो सकता था। ऐसा लगता है कि वे लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। उनको हथियार देने का मतलब होगा कि ये हथियार चीन के हाथ लग जाएंगे। अब आप बताइए,
रसेल को लग रहा था कि भारतीय लड़ने के काबिल नहीं है। रसेल को तत्कालीन भारतीय सेना की दीनहीन हालत का इनपुट मिला होगा। इनपुट कैसे मिला होगा? जबकि चीन के 80,000 से ज्यादा सैनिकों के सामने भारत के 20,000, करीब करीब 20,000 जवानों ने मोर्चा लिया था। चीन ने अक्साई और तवांग के रूप में 2 मोर्चों पर हमला किया था और कई छुटपुट मोर्चे अपनी सीमा पर एक्टिवेट किए थे। भारतीय सैनिकों के पास संसाधन के नाम पर गोला बारूद छोड़िए कपड़े तक नहीं थे, क्योंकि चीन के मोर्चे पर नेहरू और उनके रिश्तेदारों की अयोग्य टोली को लग रहा था कि द नेहरू से चीन डरता है। द नेहरू जिनके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस कुछ भी कर सकते हैं। रसेल ने नेहरू की खुन्नस में खामखा भारतीय सैनिकों को कमतर आंका। बाद में उसने जरूर पढ़ा होगा कि कैसे परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे शेरों ने चीनी सियारों का सामना किया था मोर्चे पर। भारत चीन युद्ध की चौथी वजह हम और आप जैसे लोग भी थे। नेहरू को प्रधानमंत्री इसी देश की जनता ने बनाया था, किसी और देश की जनता ने नहीं। नेहरू ने कई मौकों पर अपना व्यक्तित्व उजागर किया, अपने मंसूबे साफ किए, बावजूद उन्हें उनके समय में वैसे ही देखा गया जैसे नेहरू ने चाहा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में आम भारतीयों की कई चिट्ठियों का हवाला देते हुए नेहरू पर उठ रहे अयोग्य, भ्रष्टाचार, विदेशी कठपुतली और भाई भतीजावाद का प्रमाण भी अनजाने में दे जाते हैं। सोचिए उस वक्त देश की क्या हालत होगी, कैसा प्रधानमंत्री होगा कि लोग चीन के मसले पर दुखी हैं और अपने नेताओं से उन्हें उम्मीद ही नहीं है। आम भारतीय अमेरिकी सीनेटर को पत्र लिख रहे हैं। गुहा ने लिखा, रसेल को ऐसे भी कई पत्र मिले जो भारतीयों ने लिखे थे और स्वाभाविक रूप से नाराजगी और तकलीफ व्यक्त कर रहे थे। लोगों ने अपनी चिट्ठियों में इस बात को माना कि चीनी मोर्चे पर नेहरू पूरी तरह विफल रहे, मगर रसेल की उस धारणा को खारिज किया कि जंग के मैदान में भारतीय सैनिकों ने प्रतिरक्षा के लिए साहस का प्रदर्शन नहीं किया। उस वक्त चीन के मसले पर नेहरू के चेलों में सुई पटक सन्नाटा था और मोर्चा फिल्मों के संवाद लेखकों ने लिया। ख्वाजा अहमद अब्बास नेता के रूप में नजर आए और उन्होंने रसेल के बयानों पर आलोचना तो की, लेकिन वह आग में घी डालने जैसा दिखता है। अब्बास ने कहा था, किसी देश के बारे में बिना मांगी सलाह, और यह एक दुष्प्रचार करने वाला बयान है, यह एक बड़ी बदमाशी है। अगर आप जंग में पीठ दिखाकर भागने की बात कर रहे हैं तो पर्ल हार्बर, कोरिया की लड़ाई में शुरुआती हार और क्यूबा में सत्ता पलट की नाकाम योजना बे ऑफ पिंग्स में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। रसेल ने तो एक सच्चाई बयान की थी जिसकी वजह नेहरू थे, मगर अब्बास ने भारतीय सैनिकों का मुद्दा उठाकर नेहरू को बचाने का प्रयास किया। इतिहासकार एस गोपाल अपनी नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू का आदर्शवाद उनके निर्णयों को प्रभावित करता था, जिससे वे जियोपॉलिटिक्स की हकीकत को नजरअंदाज कर बैठे। के सुब्रमण्यम अपनी किताब द लॉस्ट वार में लिखते हैं, नेहरू की गलत गणनाओं ने भारत को अपमान का सामना कराया और भारतीय विदेश नीति के रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध नेहरू के नेतृत्व की सीमाओं को उजागर करता है और इस बात को रेखांकित करता है कि उन्होंने बदलती वैश्विक राजनीति को समझने में असमर्थता दिखाई। अब इतनी राम कहानी के बाद 2 ही चीजें दिखती हैं। एक, नेहरू सत्ता के नशे में चूर आत्ममुग्ध टाइप के व्यक्ति थे, नेता थे। उन्हें अच्छी अंग्रेजी और अंग्रेजी का माहौल पैतृक वजहों से मिला था। बेशक वे अच्छे वक्ता थे, लेखक थे, चिंतक थे, मगर अच्छे नेता के रूप में वे नहीं दिखते। वे प्रधानमंत्री के रूप में देश नहीं अपना कुनबा चला रहे थे, या यह भी कह सकते हैं कि नेहरू गोरों की कठपुतली थे। अपनी दंभ में समझ ही नहीं पाए कि उनका किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ताकतें चीन के खिलाफ तिब्बत को एक रणनीतिक मोर्चे के रूप में देखती थी। खासकर शीत युद्ध के दौर में दुनिया ने दलाई लामा और तिब्बत के मुद्दे का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए किया। इसमें चीन भी फायदे में रहा और गोरी दुनिया भी फायदे में रही। कैनेडी को लिखी एक चिट्ठी में नागालैंड का जिक्र करते हुए नेहरू ने बताया था कि चीन यहां कब्जा कर लेगा। वहां अमेरिका और ब्रिटेन की भी अपनी तैयारियां थी, तैयारियां पहले से चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के रूप में एक अलग स्टेट बना। भारत चीन जंग के बाद जहां मिशनरियों की सक्रियता अभी तक खत्म नहीं हुई है। नेहरू ने राज्य तो बनाया, मगर सरकारी कार्यक्रम में नहीं गए, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति को भेजा। बावजूद कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया,
बहुमत किसने दिया, किस जनता ने बहुमत दिया? बस उसकी सीटों की संख्या कुछ घट गई। यह दुर्लभ घटना किस वोट ताकत से हुई होगी, इस पर जरूर विचार करें। उदाहरण नहीं मिलते कि युद्ध में हार के बाद किसी देश में कोई सरकार वापस आई हो, यानी चीजों को आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। लेकिन नुकसान सिर्फ तिब्बत और भारत का हुआ। वैसे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी जड़ें यहूदियों की खोई ट्राइब में तलाश ली हैं। अभी उनकी संख्या कम है, वे इजराइल के लिए लड़ भी रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिशनरीज की योजना नेहरू ने भले नहीं समझा, लेकिन चीन जानता था। नेहरू अपने पत्र में बता चुके थे कि कैसे चीन लद्दाख, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों शामिल नागालैंड को कब्जा लेगा। शायद कैनेडी ने नागालैंड की डील पर ही कुछ हथियार दे दिए हों। आज के लिए बस इतना ही। जो चीजें छूट गई हों उन्हें प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।